सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न। क्या आप लोग जानते हैं कि हिंदी गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रयास कीजिए, बताइए। हाँ, निबंध, कहानी और उपन्यास। बहुत अच्छा। नाटक। हाँ, तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कुहासा और किरण नाटक के संबंध में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस नाटक पर चर्चा करने से पहले आइए हम लोग नाटक की परिभाषा एवं उसके तत्वों पर संक्षिप्त रूप से विचार करते हैं। इस संबंध में भारत देश में नाट्य साहित्य की एक लंबी परंपरा रही है। परिभाषा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो नाटक एक ऐसी आकर्षक साहित्यिक विधा है जिसमें मंचन एवं संवाद के द्वारा अभिनय करके प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह मानवीय अनुभवों के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालता है। नाटक को दृश्य काव्य भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे नट लोगों की क्रिया बताया है जो दृश्य काव्य की संज्ञा है। इस प्रकार नाटक अभिनय परक साहित्यिक विधा है जिसमें रोचक एवं कुतूहलपूर्ण वर्णन होता है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि नाटक के कौन कौन से तत्व हैं। इस संदर्भ में भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के प्रमुख 3 तत्व हैं। पहला वस्तु, दूसरा नायक और तीसरा रस। किंतु इस संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए हैं, जिसमें कथावस्तु, दूसरा पात्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल वातावरण, पांचवां उद्देश्य और छठवां भाषा शैली। वर्तमान समय में हिंदी साहित्य में इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर नाटक की रचना हो रही है या की जा रही है। अतः कुहासा और किरण नाटक की समीक्षा भी हम लोग इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर करेंगे। नाट्य कला की दृष्टि से कुहासा और किरण नामक नाटक की समीक्षा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं कथावस्तु की। साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित कुहासा और किरण का नाटक का कथानक भारत की तत्समय परिस्थितियों पर आधारित है। अवसरवादी एवं भ्रष्टाचारी नेताओं के कारनामों का चित्रण इस नाटक के माध्यम से किया गया है। देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की बाजी लगा देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्दशा का कड़वा सच इस नाटक में चित्रित हुआ है। इस नाटक का कथानक 3 अंकों में विभक्त है। पहले अंक में कथानक का आरंभ तथा विकास है। दूसरे अंक में चरम सीमा से तात्पर्य यहां यह है कि नाटक की जो विषय वस्तु है वो अपने मूल बिंदु की उत्तमता तक पहुंच जाए। तीसरे अंक में उपसंहार हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि तीसरे अंक के साथ ही यह नाटक समाप्त हुआ है या संपन्न हुआ है। अब कथानक की गतिशीलता, रोचक, कौतूहलपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, ये इस नाटक के कथानक की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पात्र चित्रण की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें पुरुष और नारी दोनों प्रकार के पात्र हैं। पुरुष पात्र में कृष्ण चैतन्य, जो पूर्व में कृष्णदेव के नाम से जाना जाता था, अमूल्य, उमेश चंद्र तथा विपिन बिहारी प्रमुख पात्र हैं। नारी पात्रों में
प्रभा, सुनंदा, मालती और गायत्री नाटक में प्रमुख पात्र हैं। अन्य पात्रों में क्रांतिकारी चंद्रशेखर, राजेंद्र, हाशमी तथा चंदर हैं, जिनकी भूमिका नाटक में है किंतु गौण रूप में है। कृष्ण चैतन्य अवसरवादी मनोवृत्ति का पात्र है। वह सभी प्रकार के गंदे धंधों में लिप्त रहता है। अमूल्य प्रसिद्ध देशभक्त राजेंद्र का बेटा है। वह ईमानदार, परिश्रमी, देशभक्त, पढ़ा लिखा और उदात्त स्वभाव से युक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें ईमानदारी पूर्वक अपने देश भक्ति के लिए वह जज्बा है, वह परिश्रम है, या वो सब कुछ करना चाहता है जो देश की उन्नति, देश के लिए समर्पण को प्रदर्शित कर सके। नारी पात्रों में सुनंदा तथा प्रभा अधिक प्रखर हैं। दोनों भ्रष्टाचार का विरोध करती हैं। नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण जीवंत है। जीवंत से तात्पर्य यहां यह है बच्चों कि नाटक को पढ़ते समय ऐसा लगे कि जो संवाद जिस पात्र के द्वारा बोला जा रहा है या कहा जा रहा है वो हमारे आपके सामने होता हुआ प्रतिबिंबित हो। अब संवाद योजना की बात अगर करें तो किसी भी नाटक में संवाद का विशेष महत्व होता है। निर्वाध रूप से संवाद नाटक के प्राण है। कुहासा और किरण नाटक की संवाद योजना उत्कृष्ट कोटि की है। पात्रों के चरित्र के अनुरूप संवाद उपयुक्त हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अमूल्य सुनंदा से कहता है, तुम आ गई सुनंदा। सुनंदा जवाब देती है, इसमें भी संदेह है। और तब अमूल्य हंसकर कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है, मैं तो कहना चाहता था कि तुम आज देर से आई हो, जबकि आना जल्दी चाहिए था। सुनंदा थोड़ा पास आकर, क्यों आना चाहिए था? तो इस तरीके के जो संवाद हैं ये उस नाटक को जीवंत बनाते हैं। देश काल तथा वातावरण की बात करें अगर, तो इस नाटक में देश काल एवं वातावरण तत्व का संकलन पूर्ण रूपेण युक्त है। तात्पर्य, देश काल वातावरण उस समय की संपूर्ण परिस्थितियां इस नाटक में प्रदर्शित होती हैं। कथा वस्तु जिस युग से संबंधित है उसी के अनुरूप सभी घटनाओं और पात्रों में युग की प्रवृत्तियां, परंपराएं युग के अनुरूप निहित हैं। सभी घटनाएं और पात्र ऐसे हैं जो प्रतिदिन हमारे समाज में स्थान और काल के अनुरूप वातावरण में देखे जा सकते हैं। भाषा शैली, नाटकीय तत्वों में भाषा शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह तत्व है जिसके माध्यम से नाटककार कथा वस्तु को प्रस्तुत करता है तथा पात्रों को स्वर देता है। इस नाटक की भाषा शैली स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। बोलचाल की सरल और साधारण भाषा नायक के प्रभाव को बढ़ाने में सफल है तथा पात्रों और घटनाओं में स्वाभाविकता लाने में भी सफल है। एक संवाद यहां पर हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं। कृष्ण चैतन्य का एक संवाद उदाहरण स्वरूप यहां प्रस्तुत है। दार्शनिकों ने जीवन को दो भागों में बांटा है। पहले भाग का उद्देश्य है प्रकृति की सेवा अर्थात परिवार का पालन पोषण करना। उद्देश्य, प्रस्तुत नाटक का उद्देश्य आनंद प्राप्ति के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का उद्घाटन करना भी है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे मुखौटाधारी नेता, व्यापारी, संपादक आदि लोग हैं जो देखने के लिए राष्ट्रभक्त और समाज सेवी तथा जन कल्याण का दिखावा करते हैं, परंतु वास्तव में वे ऐसा करते नहीं, बल्कि इसके विपरीत उनका आचरण गद्दारीपूर्ण होता है। इस दृष्टिकोण से इस नाटक में भ्रष्टाचारियों पर सीधा प्रहार किया गया है। प्रभा के शब्दों में नाटक का उद्देश्य इस प्रकार समझा जा सकता है,
कि मैं मुखौटे लगाए मुखबिरों को, भ्रष्टाचारियों को, देश में फैले छद्म को बेनकाब करूंगी। बच्चों, आइए अब कुहासा और किरण नाटक का सारांश समझते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने नाटक, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी और यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। उनके द्वारा रचित नाटक कुहासा और किरण का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत नाटक राजनीतिक वातावरण पर आधारित है। इस नाटक की पृष्ठभूमि स्वतंत्रता प्राप्ति से लगभग 15 वर्ष पूर्व की घटना पर आधारित है। मुल्तान में चंद्रशेखर, राजेंद्र, हाशमी और कृष्णदेव नाम के देशभक्तों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांति करने की एक योजना तैयार की। उसी समय अंग्रेजी सरकार इन लोगों के षड्यंत्र से बौखला गई। सन 1942 ईस्वी में कृष्णदेव ने स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी करके अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप चारों स्वतंत्रता सेनानी पकड़े गए। उन्हें कठोर कारावास की सजा हो गई और सन 1947 में कृष्णदेव नाम के इस धोखेबाज ने अपना नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रख लिया और स्वयं को स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्र प्रेमी के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया। नाटक का सारांश अंकवार यदि समझना हो तो प्रथम अंक में, नाटक के प्रथम अंक में कृष्ण चैतन्य के निवास पर उनकी सेक्रेटरी सुनंदा एवं अमूल्य के वार्तालाप से कथानक को गति मिलती है। अमूल्य सच्चे स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र है। गरीबी एवं बेकारी के कारण बदहाल दशा में है। सुनंदा उसे कृष्ण चैतन्य के यहां काम पर रखवा देती है। कृष्ण चैतन्य के मन में इस बात का भय है कि कहीं उसका भेद न खुल जाए, इसलिए वह अमूल्य से सदैव सशंकित रहता है। इसके उपरांत उसने अमूल्य को विपिन बिहारी के यहां संपादक के पद पर नियुक्त करा दिया। कृष्ण चैतन्य को सरकार 250 रुपए पेंशन देती है और वह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दर्शकों के सामने आता है। प्रभा एक लेखिका है। वह एक उपन्यास लिख रही है। उपन्यास की कथा सुनाने के लिए वह कृष्ण चैतन्य के पास जाती है। इसी समय देशभक्त डॉक्टर चंद्रशेखर की विधवा अपने पेंशन के कागजों पर हस्ताक्षर कराने आई हुई है। सन 1942 ईस्वी के आंदोलन तथा घटना का विवरण उसने सुनाया। यह घटना सुनकर कृष्ण चैतन्य घबरा गया। क्यों घबरा गया? इसलिए घबरा गया कि वास्तव में कृष्ण चैतन्य ने ही उन क्रांतिकारियों को पकड़वाने के लिए अंग्रेजी सरकार को सूचना दी थी और इस समय वो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। तो वह प्राचीन घटनाओं को याद करके भयभीत हो गया कि कहीं उसकी कलई न खुल जाए, अर्थात उसका भेद न खुल जाए। कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री अपने पति के कपटपूर्ण आचरण से विरक्त होकर अपने भाई के पास चली गई। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में, परिवार में कपटपूर्ण व्यवहार बहुत अधिक दिनों तक किसी का नहीं चलता है। जो भी व्यक्ति कपटपूर्ण व्यवहार करता है उस व्यक्ति से उसके अपने सगे संबंधी भी थोड़ा हटना शुरू कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो लोग भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। द्वितीय अंक में विपिन बिहारी के संपादकीय कार्यालय में अमूल्य को बार बार अपने काम पर ध्यान देने एवं अपने कार्य तक सीमित रहने का निर्देश विपिन बिहारी देते हैं। अमूल्य विपिन बिहारी को बताता है कि सन 1942 में उसके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कृष्णदेव ने विश्वासघात करके उनके पिता सहित चारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेज सरकार द्वारा पकड़वाकर कठोर कारावास की सजा दिलवाई थी। कृष्णदेव भी उन पांचों अभियुक्तों में शामिल था। कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी सुनंदा विपिन बिहारी के पास आकर कृष्ण चैतन्य की सच्ची कहानी प्रकाशित करवाना चाहती है, किंतु विपिन बिहारी
इस कहानी को प्रकाशित करने से मना कर देते हैं। प्रभा भी विपिन बिहारी के पास आकर देश में फैले मुखौटाधारी भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का सुझाव देती है, किंतु विपिन बिहारी कृष्ण चैतन्य के विरुद्ध कुछ भी लिखने के लिए असमर्थता व्यक्त कर देता है। अर्थात विपिन बिहारी कृष्ण चैतन्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखते हैं। इसी अंक में अमूल्य को 50 रिम कागज बेचने के आरोप में गिरफ्तार करा दिया जाता है। प्रभा और सुनंदा कृष्ण चैतन्य की इस धूर्तता से क्षुब्ध हो जाती हैं। अमूल्य को इतनी यातना दी जाती है जेल में कि वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चों सोचिए यहां पर थोड़ा सा कि समाज में, देश में ऐसे तमाम, इस प्रकार की तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी भी कई बार ये देखने को या सुनने को मिलता है कि किसी बेगुनाह व्यक्ति को कोई जेल में बंद करवा दिया। तो उसी प्रकार की यहां पर कुछ घटना ऐसी ही है। अमूल्य को इतनी यातना दी जाती है कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। नाटक के तीसरे अंक में कृष्ण चैतन्य की पत्नी की मृत्यु के बाद कृष्ण चैतन्य का पश्चाताप प्रदर्शित किया गया है। बच्चों कोई भी व्यक्ति कितना भी कपटपूर्ण व्यवहार कर ले, अनाचार कर ले, पापाचार कर ले, एक समय उसके जीवन में ऐसा भी आता है कि कहीं ना कहीं उसे स्वयं से उसकी अंतरात्मा पश्चाताप के लिए मजबूर कर देती है। वह गायत्री देवी के चित्र के समीप स्तब्ध भाव से खड़ा होकर चिंता मग्न है, गायत्री के बलिदान की महानता और अपनी नीचता का अनुभव करता है। गायत्री ने अपनी मृत्यु से पहले जो पत्र लिखा था वह उसे प्रस्तुत करता है, जिसमें लिखा है, सुनंदा जीवित व्यक्तियों के मुखौटे को उतारना चाहती है। सीआईडी के सुप्रिंटेंडेंट टमटा का अमूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु आगमन होता है। प्रभा अमूल्य को निर्दोष सिद्ध करना चाहती है। विपिन बिहारी अपने पत्रों के स्वामित्व के परिवर्तन की सूचना देकर टमटा के प्रति अपनी उदारता प्रदर्शित करते हैं। इसी अंक में लेखक प्रदर्शित करता है कि मूल षड्यंत्रकारी कृष्णदेव स्वयं अपनी पहचान बता देता है। यानी बाद में जो कृष्ण चैतन्य है वो अपनी स्वयं पहचान बताता है। विपिन बिहारी और उमेश चंद्र का सामाजिक बहिष्कार होता है। अमूल्य बंदी गृह से मुक्त हो जाता है और अमूल्य के इस संवाद के साथ नाटक संपन्न होता है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो बच्चों इस प्रकार आज हम लोगों ने विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित कुहासा और किरण नाटक का नाट्य कला की दृष्टि से विश्लेषण, उसका सारांश, नाटक की परिभाषा तथा तत्वों के संबंध में अध्ययन किया। अब आपके लिए गृह कार्य है कि कुहासा और किरण नाटक के प्रथम अंक का सारांश आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे। नाटक के तत्वों के आधार पर कुहासा और किरण नाटक की समीक्षा करके लाएंगे। आशा करता हूं कि इस नाटक से संबंधित यह कक्षा आपको रुचिकर लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद।